आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स। आज आपको पता है रेलवे का सिटी इंफॉर्मेशन आ चुका है और मॉक टेस्ट लिंक भी आ चुका है। मैंने सारी चीजें आपको यहां पर इस चैनल पर वीडियो बना दी है, जाकर आप देख लेना। सारी लिंक्स भी मैंने डाल दी हैं और काफी कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है मेरे साथ जुड़ने पर। और आज का जो ये सेशन है वो ये सेशन है फॉर्मूला रिवीजन को लेकर। आइए आखिरी प्रहार करते हैं ग्रुप डी पर, सब मिलकर तैयार हो जाइए। स्टार्ट करने से एक पार्ट 1 मैं पहले करा चुका हूं, अब पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। आज हम बहुत सारे चैप्टर्स करने वाले हैं, हो सकेगा तो पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, जिससे कि आपका और भी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो सारे कवर हो जाएं। बस मन लगाकर सामने देखना है। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, अभी तक जिन्होंने भी नहीं किया है। ठीक है, चलिए। अनअकैडमी पर मेरा कोर्स आ रहा है रैंकर्स बैच, जिसको भी जुड़ना है सारी सब्जेक्ट और सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। साहिल 10 लगाकर जुड़ जाना। 12 तारीख से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लेना, क्योंकि 41% तक का आप बचा सकते हैं पैसा, क्योंकि 6 महीने का आपको फ्री मिलेगा एक्सटेंशन, है ना। तो साहिल 10 कोड लगाकर मेरे साथ जुड़िए। और अभी 5:30 बजे आपका जो सेशन होगा उसमें मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो ग्रुप डी में आएंगे ही आएंगे। इस सेशन को डेली लेना है आपको, प्रॉमिस कर लो खुद से, क्योंकि बहुत खास है ये अपने आप में। ठीक है, चलिएगा। साथ के साथ जयामिति की मैं बात करूं तो आज रात को 9 बजे सोना नहीं है, थोड़ा सा अब एक्टिव हो जाइए और आज रात को 9 बजे ज्योमेट्री मेरे साथ क्वेश्चंस लगाइए। और अभी रिवीजन मैं करा दूंगा, फॉर्मूले सारे रिवीजन करा दूंगा और फिर रात को हम क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री पर। ठीक है माय डियर, चलिए स्टार्ट करेंगे। और मैथ का महामुकाबला 16 तारीख को मंगलवार को 5 बजे से 7 बजे तक होगा। तैयार रहिएगा महामुकाबले के लिए। हाँ चलिए, ये मेरी बुक है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल है, आप इसे मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर अमेजोन पर अवेलेबल है। मैथ्स बाय साहिल सर, इस पर मैं ये जो फॉर्मूला की जो पीडीएफ है वो मैथ्स बाय साहिल सर पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, जिनका भी एग्जाम डेट आ गया है, जिनका भी एग्जाम सिटी आ गया है, बस अब तैयारी तो अब हो ही नहीं है। ठीक है, चलिए। अब अलजेब्रा में हम यहां तो कर लिया था हमने ये चीज कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब। एक बार देखते जाओ बस आप, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। a माइनस बी में पूरा माइनस चलता है, पूरा माइनस। और आप ये चीज देख रहे हो, a माइनस बी के क्यूब में आपको केवल a माइनस बी और ए बी की जरूरत है, बस पूरा फॉर्मूला सेट हो जाएगा। a प्लस बी में a प्लस बी की जरूरत है और a क्यूब बी क्यूब निकल जाएगा और ए बी की जरूरत है, बस। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां अगर प्लस है तो यहां भी प्लस होता है, लेकिन इस ए बी के साथ में बीच में माइनस आ जाता है। अच्छा लॉजिक है ये। ठीक है, अगर मैं माइनस की बात करूं तो यहां ए माइनस बी है, ए स्क्वायर प्लस यहां प्लस हो जाता है, पता है ना आपको। चलिए, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x बराबर 1 होगा। x प्लस 1/x बराबर p है तो प्लस से माइनस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। बस आपको ऐसे देखना है और दिमाग में रिवाइंड करते जाना है बार बार, जैसे कि आपकी दीवार पे छपे हुए फॉर्मूले हैं, आप पढ़ रहे हो। ऐसे मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे। अगर पावर n है तो किसी भी प्लस पावर को माइनस पावर में कन्वर्ट करना है, तो वही अगर ये p के बराबर है तो p स्क्वायर माइनस का 4 का अंडर रूट हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x क्यूब बराबर -1 होगा, और घातों का अंतर अगर 3 है तो वो 0 के बराबर है। वो कब है, जब x प्लस 1/x बराबर 1 होगा। x प्लस 1/x बराबर अगर मान लीजिए √3 है तो x की घात 6 बराबर -1 होता है, और अंतर अगर 6 का हो जाए तो वो 0 हो जाता है। वहां x क्यूब बराबर है, वहां x की घात 6 बराबर है। ये x प्लस 1/x बराबर 1 होने पर, और यहां x प्लस 1/x बराबर √3 होने पर। आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी आएगा तो भी वही कंडीशन आपकी लगने वाली है। ठीक है, चलिए। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे उस दिन, ये भी सारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इनकी पीडीएफ में दूंगा आपको, टेंशन ना लें। ये जरूरी फॉर्मूला है। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप जोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो क्या होगा, अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से जोड़ेंगे तो यहां प्लस आ रहा है तो छोटा वाला होगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अगले मैं अगर बात करना चाहता हूं आपसे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से घटाएंगे, तो अगर माइनस वाला है तो ये होगा 4 के बराबर, 4ab के बराबर। एक बच्चा कह रहा है सर इन पर क्वेश्चन करा दो। फॉर्मूले रिवीजन में फॉर्मूले ही होंगे, क्वेश्चन के लिए मैंने क्लासेस ले रखी हैं सारी, है ना डियर। हाँ, अब आज मन कर रहा होगा कि मैं पूरा ही पढ़ लेता यार काश, लेकिन अभी जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले काम आएंगे पेपर के लिए, आप एक बार दिमाग में ले लेना। हाँ ठीक है। अच्छा भाई, अब अगला जो एक फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, जो कि होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने अक्सर पेपर में देखा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे देगा और ये नीचे पटक देगा, आंसर ए प्लस बी हो जाता है। आपको माइनस वाला बनाएगा तो ए माइनस बी, इसको नीचे पटक देगा, आंसर ए माइनस बी हो जाएगा। ये दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, इनको जोड़ दे रहे हो तो जोड़ने के बाद ये वाला फॉर्मेट बनता है जहां होल क्यूब को जोड़ दिया। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जिन्हें आप दो इक्वेशनों को जोड़ देंगे, दो घटा देंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ आप। अब ये उसी फॉर्मेट पर है कि जहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस आ गया तो बराबर 4ab होता है, तो a इंटू बी नीचे ले रहा तो आंसर होगा 4। आई बात समझ में मेरे यार? ठीक है। अगर मैं बोलूं यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं ये जानता हूं सर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर सही है क्या? ये कह सकते हैं सही है। तो ये किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, इसी के बराबर होगा। तो आप इसकी जगह ये रख सकते हो, इससे ये कट जाएगा, आंसर आएगा 1/2, सी ऑप्शन सही है ना। अगला करिए, जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए। तो सर a इंटू बी है, और ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको उधर ले गया मान लो, तो ये बराबर हो जाता है सर 4ab के, लेकिन 4 तो यहां नहीं है, तो आंसर जो होगा इसका क्या होगा? आप इसको लिख सकते हैं 4ab, और आप जानते हैं ab से ab कट गया तो 1/4, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इस क्वेश्चन को पहचान सकते हो क्या? पहचानो। आपने सिखाया था अभी कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और अपॉन ए माइनस बी अगर मैं कर देता हूं तो जो कि बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के ही तो बराबर होगा। बोलो हाँ या ना में बोलो। बोले सर सही कह रहे हो। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि प्लस ए बी को और जोड़ दो, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर होगा 43 प्लस 21 64 का होल स्क्वायर, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला कॉन्सेप्ट। अगर x प्लस 1/x बराबर p हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? दिमाग में रख लो, पेपर में प्रश्न आने ही वाले हैं, और वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से बहुत बढ़िया तरीके से। x प्लस 1/x बराबर अगर p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर माइनस का 2। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक सीडी है। सीडी कैसे है सर? जैसे कि ये x है तो आप इससे एक्स स्क्वायर पे जा सकते हैं, x की घात 4 पे जा सकते हैं, x की घात 8 पे जा सकते हैं। और जब आप प्लस से चलते हैं और प्लस पर ही चलते रहते हैं तो हमेशा कंसेप्ट लगता है p स्क्वायर माइनस का 2, हमेशा ऊपर चलते जाओ, और ये बढ़िया चीज है। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए, अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताएं
तो पी क्यूब माइनस 3p होता है। लिखो, चलिए, पी क्यूब माइनस 3p होता है। सर पावर 4 और पावर 5 का याद करना है क्या? नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैं बताता हूं क्यों नहीं करना। क्योंकि हमारे पास हर चीज का इलाज है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोल दिया कि x प्लस 1/x बराबर मान लो 3 है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बताओ। मैंने अभी सिखाया ना आपको, निकाल के बताओ तुरंत। बोले अच्छा आप कह रहे हो सीडी है, तो आप स्क्वायर पर आओगे तो ये हो जाएगा, और अब स्क्वायर से आप 4 पर जाओगे तो ये हो जाएगा। बस ये आपका राइट आंसर आ गया। तो 47 आपका राइट आंसर आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत? तो आप ऐसे ऊपर ऊपर जा सकते हो। अब बच्चा कह रहा है सर मुझे मान लो x की घात 5 निकालना हो तो पॉइंट है बॉस, उसका भी इलाज है। बताऊं इलाज क्या है? मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि सर x प्लस 1/x बराबर 3 है, और आपसे बोल रहा हूं x की घात 5 निकाल कर बताओ। तो आप मुझे बताओ यार x की घात 5 बनेगा कैसे? तो सर ये x स्क्वायर और x क्यूब दोनों के मल्टीप्लीकेशन से तो बनेगा। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप। और जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 5 प्लस 1/x और x प्लस 1/x की घात 5। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप x की घात 5 निकालोगे तो 2 और 3 वाले का गुणा कर दो। तो जैसे कि p स्क्वायर माइनस का 2 7, और 3 वाला क्या हो जाएगा? p क्यूब माइनस का 3p 18, और इसमें से घटा दो x प्लस 1/x, 3 को घटा दो तो x की घात 5 निकल कर आ जाता है 123। ठीक है ना? क्लियर है मेरे दोस्तों? तो ये 5 भी निकाल सकते हो आप। तो तरीका बहुत नीट एंड क्लीन है। मैं अब आपसे पूछता हूं कि अगर आप x की पावर 5 वाला निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? सर मैं 2 वाले को और 3 वाले को मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें से जो x प्लस 1/x वाला है उसको घटा दूंगा। आंसर आ गया। ठीक है? क्लियर है? एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप हो जाए। हर एक चीज समझा रहा हूं, इससे बेस्ट फॉर्मूला रिवीजन नहीं होगा। अगर मान के चलिए गुरुजी, अगर माइनस से जाना हो तो माइनस से जाओगे मान लो, तो p स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, p क्यूब प्लस 3p हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बात याद रखना कि माइनस से अगर सम घात में जा रहे हो या इवन पावर में जा रहे हो तो बीच में प्लस ही होगा हमेशा, और पावर में जा रहे हो तो माइनस होगा। इतना ध्यान रखना बस। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप पावर 2 निकाल लोगे और 3 निकाल लोगे तो आप कोई भी पावर निकाल सकते हो। क्या ये बात सही है क्या? अगर आपको पावर 2 निकालना और पावर 3 निकालना आ गया तो क्या आप कोई भी पावर निकाल सकते हो? आप बोलोगे यस। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने कहा भाई मान लो x प्लस 1/x बराबर अगर आपके सामने दे दिया 3 दे दिया, और अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा आप बताइए। आप किसी के अंदर आप सोच पा रहे हो क्या कोई? हां, अगर आपको x की पावर 6 निकालना है तो आप सबसे पहले क्यूब करेंगे। अरे यार वाह, और क्यूब करेंगे तो ये हो गया 18, p क्यूब माइनस 3p। कोई दिक्कत? और फिर क्या करोगे? फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे। सिंपल, आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। x की पावर 6, x की पावर 6 2ab 324, तो आंसर कितना आ गया? 322। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो सर मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था। मैंने कहा और क्या? तो आप अगर x की पावर 6 निकालना चाहते हो तो आप इससे ही तो डबल पर जा रहे हो, तो क्या होता है? p स्क्वायर माइनस का 2 लगा दो। मजा आ रहा है? एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कहो सर मुझे पावर 7 निकालना है, तो पावर 7 निकालने के लिए क्या दिमाग लगाओगे?
अगर आप गुरुजी पावर 7 निकालना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप x की घात 4 और x की घात 3 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, और क्या, पावर 7 निकल जाएगा, जो भी आएगा आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिन्हें अगर पेपर में देखते हो तो आप 5 सेकंड नहीं लगाओगे। मैंने लिखा है इंपोर्टेंट वैल्यूज फॉर रिमेंबर। अगर आप याद कर सकते हो, आपकी इतनी क्षमता है, तो फॉर्मूला रिवीजन आपके लिए काम का हो गया। क्यों? आपको आता है, मैं उस पर कोई शक ही नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ वैल्यूज पता है तो आप दुनिया में सबसे फास्ट सॉल्व करने वाले बच्चे बन जाएंगे। हाँ देखिए, x प्लस 1/x बराबर p मैंने 3 मान लिया, जो कि नॉर्मल आ सकता है। तो अगर पावर 5 पूछेगा तो 123 और पावर 6 पूछेगा तो 322। दिमाग में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर p बराबर 4 मान लिया तब, तो पावर 4 पूछेगा तो 194 और पावर 5 पूछेगा तो 724। बहुत अच्छी बात है। और पावर 5 रख दिया तो 527 और 25 है ना। ये 4 और 5 पावर है, ये 5 और 6 है। दिमाग में रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिमाग में रख सकते हैं। कुछ रटना नहीं है, आपको आता है निकालना। मैं तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जिन्हें आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि x माइनस वाला हो तो p बराबर 2 रखने पर आपका ये आ जाएगा 198। p बराबर 3 रखने पर माइनस में आएगा 5 पावर है ना 399। p बराबर 4 रखने पर 322। याद रख लो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। कौन कौन तैयार है क्वाड्रेटिक पढ़ने के लिए? पर रिवीजन करिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल निकालने हो तो श्रीधर आचार्य विधि काम आती है। श्रीधर आचार्य विधि होती है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं हर चीज को। अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखी है, उसके मूलों का योग हो जाएगा माइनस का b/a। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल हो जाएगा c/a। और आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको हम db बोलते हैं, वो होता है b² माइनस 4ac। और यही डिसाइड करेगा कि ये प्रकृति क्या है। अगर मान लीजिए कि d आपका छोटा मतलब लेस देन है तो ये कॉम्प्लेक्स होगा और कॉन्जुगेट होगा, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। अगर d 0 है तो आपका रियल और इक्वल होंगे, और आपका d ग्रेटर देन है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। और d ग्रेटर देन है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये कहानी बहुत जरूरी है, पता होना आपको, है ना। चलिए, अगर मान लीजिए ऐसा बोला जाए कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, उनमें एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, उसका मतलब क्या है बताओ। तो किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, देन रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हमेशा याद रखना c बराबर a हो जाएगा, क्योंकि जब दो रूट आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो ये कट गया तो c बराबर a अपने आप हो गया ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण इस तरह से दे रखी है जहां पर आपका एक रूट है p प्लस आयोटा q, बताया था ना मैंने, 2 प्लस रूट 3 होगा मान लो, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा बोलो। तो दूसरा रूट अपने आप हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो कभी भी कोई द्विघात समीकरण हो जिसमें एक रूट आपको दे रखा हो अपरिमेय, तो दूसरा अपने आप उसका संयुग्मी होता है, कॉन्जुगेट होता है। अंडरस्टैंड माय डियर? यस या नो में जवाब दे दो और मजा आ जाएगा। अब आप में से कौन बच्चा ये लिख के बताएगा कि अगर अल्फा बीटा दो मूल हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण क्या होता है? बताओ चलो, मैं कमेंट देख रहा हूं।
वेरी गुड, करते जाइए। तो आपको मैंने ये सिखाया भी था कि अगर अल्फा बीटा दो मूल हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर मूलों का योग इनटू एक्स। तो इसमें पहले से ही माइनस होता है, और मूलों का गुणनफल बराबर 0। लिख लेना है ना, आना चाहिए आपको। ठीक है माय डियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छा। वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। अब आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, लेकिन कभी भी जिंदगी में क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़ी होगी आपने। क्यूबिक इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगर कोई भी इक्वेशन है जिसमें तीन घातीय व्यंजक है, मान लो 3 घातों में चल रही है, वो 3 घातों में वो इक्वेशन चल रही है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं क्या, कि उसके मूल कितने होंगे? पहले तो ये बताओ, अगर 3 घातीय है तो मुझे बताओ उसके मूल कितने होंगे? तो मूल होंगे सर 3 होंगे। मैंने मान लिया अल्फा बीटा और गामा, तो मूलों का योग कैसे निकालोगे? तो अगर आपकी कोई त्रिघातीय समीकरण है तो माइनस का बी बाई ए होगा। देख लो आराम से। चलिए, अल्फा बीटा और गामा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए। अगर मान लीजिए मैंने बोला अल्फा बीटा, अब यहां देखो आपको पता है एक जोड़ी बनती है हमेशा। आपको मैं समझा देता हूं क्या प्रोसीजर होता है। जैसे कि द्विघात समीकरण होता है तो उसमें अल्फा बीटा होता है, त्रिघात में अल्फा बीटा गामा होता है, चतुर्थ घात में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ऐसे रूट बनते हैं। अब यहां 2 रूट होते हैं तो केवल उन रूटों का योग पूछ लिया जाता है और गुणनफल पूछ लिया जाता है। अब यहां 3 है तो तीनों को आपस में देखो, तीनों का योग पूछ लिया जाता है, आपस में भी गुणनफल पूछ लिया जाता है, आपस में भी पूछा जाता है ना, और तीनों का गुणनफल पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार 4 में चलता है। तो आप मुझे बताओ कितने बनेंगे 4 में? हाँ, तो यहां वही कंसेप्ट है। तो यहां पर अभी जब आपने देखा तो माइनस का बी बाई ए, एक बार माइनस ले लिया। अब अगला आएगा आपस में गुणनफल का, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, सॉरी बीटा गामा और अल्फा गामा। तो ये होता है सी बाई ए। तो ये सी रहा और प्लस में आएगा बाई ए। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करो तो माइनस का डी बाई, है ना डियर, मूलों का गुणनफल। ठीक है, चलिए, तो ये बात चलती है, ये अच्छी चीज है, मैंने बता दी आपको। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन पर। अगर 2 समीकरण आपके पास हो, और ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, तो दो रैखिक समीकरण आपके पास हो तो क्या होगा सर? तो बात को समझना। अगर बोला जाए कि इन दोनों रैखिक समीकरण के यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल, यानी कि अद्वितीय हल है, यानी कि केवल एक हल है, तो क्या होता है बताओ? तो अगर सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशंस में कोई भी 2 इक्वेशन दे रखी हैं और उनके अद्वितीय हल हैं, तो a1 a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 b2 के। ये याद रखना, पेपर में जरूर काम आएगा। अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण कोई भी लीनियर इक्वेशन आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर दें तो वह अनंत बार एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब जो होगा a1 अपॉन a2
B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये अनंत बार एक दूसरे को काटेंगी और कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो A1 A2 बराबर B1 B2 लगाना है केवल। और ये जो A1 A2 B1 B2 कहां से आए, ये इनके कोफिशिएंट हैं। बस आपको पूछा जाता है ना, के पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एपी पर, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अगर आप nth पद निकाल रहे हैं तो कभी भी nवां पद निकालना होता है तो वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर a जो है वो आपका प्रथम पद है और d जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस है। जैसे कि मैंने एक समांतर श्रेणी लिख दी, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दी, तो इसमें d क्या होगा। और एक मैं लिख रहा हूं 8 7 6 5 4, इसमें d क्या होगा। दोनों में d बताओ, नीचे वाले में d क्या होगा और ऊपर वाले में d क्या होगा। क्या दोनों में फर्क है, बताओ जल्दी बताओ। ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, अब इसी को रिवीजन कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, हमें रिवाइज हो रहा है, इससे बेटर नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, तो आप ये देखते हैं सर कि अगर आप यहां पर कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 1 और अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का 1, तो आपकी डी डिपेंड करेगा कि आपकी सीरीज बढ़ रही है या आपकी सीरीज घट रही है उस पर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप उससे nवां पद निकाल पाएंगे। अगर n पदों का योगफल निकालना होगा तो वो होगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बोलते जाओ इनको, हाँ n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इनका क्या होगा, n पदों का योगफल होगा। और अगर इसी को ही आप ऐसे देखते हैं कि सर अगर मान लो n पद नहीं दे रखे, प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, तो क्या होगा n/2 a प्लस l। क्या होगा, n/2 a प्लस l होगा प्रथम पद और अंतिम पद। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए, समांतर श्रेणी के 3 पद आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये जो समांतर माध्य है वो क्या होगा। तो हमेशा जो समांतर माध्य होता है ना, वो बीच का पद होता है जो कि शुरू और अंत के पदों का बटे 2। नॉर्मली भी कर सकते हैं। आइए, अगर कभी भी समांतर श्रेणी में आप 3 पदों को मानते हैं तो 3 पदों को मानने के लिए आपको मानना होगा पहला पद आपका a, दूसरा पद आपका a प्लस डी और तीसरा पद आपका a माइनस का डी। तो कभी भी समांतर श्रेणी में अगर आप 3 पदों को मानेंगे तो उस तरह से मानेंगे। अगर आपसे बोला जाए सर 4 क्रमागत पदों को मानिए, तो आप मानेंगे a माइनस का डी, a प्लस का डी, a प्लस का 3d और a माइनस का 3d। क्रमागत है ना, अब चाहे गैप मेंटेन है ना, बस वही होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। और 5 पद मानने हो तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a माइनस डी, a माइनस 2d। ये सबसे सही तरीका है। अगर आप कभी भी मानते हैं ना संख्याएं, तो आप ऐसे माने। ठीक है, चलिए अब आते हैं जीपी पर। तो जीपी में बोला गया है सर nवां पद क्या होगा। जीपी में nवां पद क्या होता है। अब जीपी होती क्या है, नाम से पता लग रहा है गुणोत्तर, ऐसी श्रेणी जो गुणा पर चलती है। जैसे कि मैंने बोला 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अब ऐसे ऐसे हो रही है, तो ये क्या है। बोले सर ये जीपी तो है। और यहां पर आर क्या होगा, आर आपका 2 होगा। अगर ये जीपी है तो आर आपका जो होने वाला है वो 2 होने वाला है। ठीक है, चलिए अभी टेंशन मत लो, रात को 9 बजे टॉपिक वाइज चल रहा है सब कुछ। जो मैं ये रिवीजन करा रहा हूं अभी उनके सभी टॉपिक बाकी हैं। आज क्या होगा, रात को 9 बजे ज्योमेट्री होगा। अभी 5:30 बजे क्या होगा, एनटीपीसी के पीवाईक्यू होंगे। मजा आएगा भाई। आप रेगुलर जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो वो आर क्या हो गया सर, जीपी का हो गया, गुणा में चल रहा है ना, इसी वजह से। तो आर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद अपॉन प्रथम पद, 4/2 ऐसे निकलेगा आर। और आर को हमने कहा है कॉमन रेशो।
तो अगर nवा पद निकालेंगे तो a इंटू आर की पावर n-1 हो जाता है, लिख लो। हाँ, चलिए सर अगर मैं योग निकालूं तो n पदों का योगफल जीपी में, तो वो होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। यहां r क्या है, बड़ा है 1 से। अगर मान लो अनंत पदों तक का योग पूछा जाए तो वो होता है a अपॉन 1 - r डायरेक्टली। अगर बोल दिया जाए अनंत पदों का योगफल, पेपर में ये बहुत जरूरी है, अनंत पदों का योगफल। क्यों सर? क्योंकि अक्सर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा, जब किसी गेंद को एक ऊंचाई से गिराया जाता है, 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया और जमीन से टकराने के बाद वो गेंद 2/3 उछलती है, ठीक है। और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि वो गेंद रुक ना जाए। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए, बताओ। तो ये अनंत वाला है, यानी कि अनंत पदों का योगफल बता सकते हैं आप। तो आपको जो पहला पद निकालना होगा वो मेन है काम। तो सर पहला पद क्या होगा, 120 जहां से गेंद गिराई गई है प्लस और जितनी उछली है, तो यहां जाके आपका एक पहला लूप पूरा होगा, ध्यान रखना हमेशा लाइफ में। तो यहां हो गया सर 80, तो 200 आपका प्रथम पद होगा, बस हो गया। आर क्या होगा, जितना उछल रही है, यानी कि 2/3 ऊंचाई का, फेंकी गई ऊंचाई का 2/3 हमेशा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो सर अनंत पदों का योगफल होता है ए आपका 200 आ रहा है, 1 - का आर, तो 600 दूरी होगी टोटल। आई बात समझ में? तो प्रथम पद कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए, उसके बाद तो आर तो पता ही है, और तुरंत आप लगा देंगे अनंत पदों के योगफल वाली कहानी, जो कि a अपॉन 1 - r होगी। कहानी खत्म, आंसर आ गया। अच्छा लग रहा है? एक बार जोरदार तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, रेगुलर रहिए। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक। चलिए, अब बोला सर गुणोत्तर माध्य क्या होता है। सर गुणोत्तर माध्य, बहुत अच्छी बात कही आपने। गुणोत्तर माध्य होता है b बराबर √AC, b बराबर √AC, ये हमेशा याद रखना। तो जो गुणोत्तर माध्य होगा b बराबर √AC होता है। अगर आपको जीपी के पदों को मानना है तो कैसे मानोगे? अब जीपी के पद प्लस माइनस में तो चलते नहीं है, गुणा में चलते हैं। तो आपको इसको AR मानना पड़ेगा और इसको A/R मानना पड़ेगा। ये नोट कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें। अगर जीपी में कभी 3 पद मानने पड़ जाएं, ऐसे मानोगे। 4 पद मानने पड़ जाएं तो AR इज क्यूब, A/R और A/R³। मीन प्रोपोर्शनली तो है वो, एक तरीके से जो गुणोत्तर माध्य होता है वो मीन प्रोपोर्शन ही होता है। हाँ ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर आपने एक पद A माना तो आगे AR² पिछले 2 पद और मानो, A/R A/R²। तो ये जीपी में आ गए, ऐसे मानना पड़ता है। चलिए अब ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। एक रिलेशन होता है GM² बराबर AM × HM। पता है आपको? AM क्या होगा? समांतर माध्य। HM क्या है? हरात्मक माध्य। और GM क्या है? गुणोत्तर माध्य। लिख लो, ये रिलेशन है। आपको हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। और हमेशा याद रखना जिंदगी में, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। AM जो होगा वो GM से बड़ा होगा, कोई भी 2 संख्याओं का। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। सर होता क्या है ये तो बता दो। तो मैं कहूंगा भाई देखो ऐसी बात है, अगर मान लो 2 संख्याएं हैं मेरे पास, इनका मैं HM निकालना चाहता हूं, तो पहले मुझे बताओ AM क्या होगा। तो सर AM होता है A + B/2, कोई दिक्कत। और HM क्या हो जाएगा? HM हो जाएगा 1/A + 1/B
अपॉन 2 और बस 1 अपॉन एच एम। तो अगर आप एच एम निकाल रहे हो तो एच एम विल बिकम 2ab अपॉन a प्लस बी। ये एच एम है, वो ए एम है, मैं दोनों को गुणा कर देता हूं। तो ए एम हो रहा है a प्लस बी बाई 2, एच एम हो रहा है 2ab अपॉन a प्लस बी। कट गया, ए बी के बराबर आ गया। और हम जानते हैं कि जीएम क्या होता है, जीएम स्क्वायर बराबर, तो जीएम बराबर रूट ए बी होता है। तो दिमाग में रखना। क्लियर है माय डियर, समझ में आ रही है बात? हाँ ध्यान रखना भाई, पेपर में ये आएगा जीएम स्क्वायर बराबर ए एम इंटू एच एम। आपको अर्थमेटिक माध्य दे देगा, समांतर माध्य, आपको हरात्मक माध्य दे देगा, आपसे बोलेगा गुणोत्तर माध्य निकालो, तुरंत फॉर्मूला लगा देना, उड़ा देना, और क्या। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए अब आते हैं ज्योमेट्री पर। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यात्रीगण तैयार हो जाइए। अब ज्योमेट्री का रिवीजन करने जा रहे हैं, चुपचाप सामने देखिएगा बस। शाम को ज्योमेट्री पढ़ाएंगे भी, और अभी 5:30 बजे भी क्लास है, मजा आ जाएगा। मैं पूरी मेहनत करा रहा हूं तुम लोगों को, लेकिन तुम नालायक मत निकलना बस। आइए, पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और भाई सेशन को लाइक वाइक कर दीजिए यार, है ना। हाँ आओ, भानली सर, पूरा कोण किसको बोलते हैं बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? उन एंगलों का योग 90 डिग्री होता है। अगर आपसे बोले कि दो कोण आपस में पूरक हैं, तो उनका जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। मैं बोलता हूं दो कोण आपस में संपूरक हैं, तो उनका जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। दो कोण अगर पूरक हैं, हाँ, दो कोण अगर पूरक हैं तो उनका 90 डिग्री होगा, और संपूरक हैं तो 180 डिग्री होगा, पता होना चाहिए। दो लाइनों को कोई तिर्यक रेखा काटे तो इस तरह के जो कोण बनते हैं उनमें कितने अलग अलग तरीका के कोण बनेंगे। मैं मान लो एक थीटा मानता हूं, तो आप मुझे बताओ अगर मैं दो लाइनों को कोई तिर्यक रेखा से काट दूं तो अलग अलग कितने तरीके के कोण बन सकते हैं, मतलब कितने तरीके के अलग अलग कोण बन सकते हैं? तो आपका जवाब होगा केवल दो तरह के कोण बनेंगे। तो आप मुझसे कहोगे अरे सर दिख तो इतने सारे रहे हैं, ये सब आपस में रिलेटेबल हैं। देखो कैसे, मान लिया कि इसको मैंने थीटा ले लिया, तो ये अपने आप में 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कारण बताओ? क्योंकि सर ये एक लाइन पर बना हुआ कोण है, 180 होता है। अगर ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा। कारण बताओ? क्योंकि सर एक लाइन के एक तरफ बने कोण है, संगत कोण। अच्छी बात है, तो ये नीचे वाला ये भी यही हो जाएगा। हाँ यार सही बात कह रहे हो सर, तो ये वाला भी यही हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अरे यार वाह सर, आपने तो मुंह की बात छीन ली, क्योंकि ये भी लीनियर लाइन, लीनियर पेयर बना देंगे, तो फिर ये थीटा हो जाएगा। अरे सर आपने तो यार फिर मन की बात छीन ली, और ये शीर्ष अभूमिक कोण हो जाएगा, तभी बराबर हो गए। और इन दोनों का योग 180 हो गया, बोले आंतरिक कोणों का योग 180 हो जाता है। तो यानी कि संगत कोण बराबर हो गए सारे। देखो नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर। एकांतर कोण बराबर हो गए सारे। 2 8 बराबर है, 3 5 बराबर है, ऊपर वाला भी बराबर है, 7 भी बराबर है, 4 भी बराबर है, 6 भी बराबर है। ये भाई ये एकांतर कोण हो गए, ये आंतरिक एकांतर कोण हो गए। संगत कोण बराबर है। तो आप कितना भी कर लो, लेकिन आपको दो ही तरह के कोण बनेंगे आपके। एक बार में खत्म मामला। तो मैं ऐसा बोलूं कि मैंने ऐसी 50 लाइन खींच दी और उनको एक तिर्यक रेखा से काट दिया, तो कितने एंगल बनेंगे बताओ? 50 लाइन खींच दी और उनको एक तिर्यक रेखा से काट दिया, तो कितने एंगल बनेंगे? तो भी दो ही बनेंगे आपस में। हाँ समझ रहे मेरी बात? चलिए आइए अगला करिए। ये सबको पता लगी गया। अब मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज की पहचान अगर आपको करनी हो तो कोई त्रिभुज कैसा है भाई? ये समबाहु है, विषम बाहु है, या फिर समबाहु है, विषम बाहु है, या समद्विबाहु है। तो कैसे करोगे?
मैंने आपको 3 भुजाएं दे दी, मैंने केवल आपसे ये पूछा कि भाई ये त्रिभुज मुझे बता दो। हाँ हाँ जल्दी बताओ यार। मैंने पूछा कि भाई ये त्रिभुज क्या है बता दो, चलो समबाहु है, विषमबाहु है या फिर क्या है। तो आप मुझसे चुटकियों में एक बात बोलोगे, अरे गुरुजी, बोले हाँ भाई भुजाएं अलग अलग होगा, भुजाएं अलग अलग होगा तो विषमबाहु होगा, 2 भुजाएं समान होंगी तो समद्विबाहु होगा, और तीनों भुजाएं समान होंगी तो समबाहु होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन मैं अगर आपको भुजाएं दे दूं, कुछ भी दे दिया, मान लो मैंने 3 दे दिया, मैंने दे दिया 5 दे दिया, और मैंने दे दिया 8 दे दिया, और मुझे जांचना पड़ जाए कि यार ये ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ ये ट्राइंगल बनेगा भी या नहीं बनेगा, तो आप कैसे पहचानोगे। बोले सर एक नियम होता है, बिना नियम के बात नहीं बनती है। नियम क्या होता है कि कभी भी ट्राइंगल बनेगा तो एक बात याद रखना, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा ही होना चाहिए। यहां ज्यादा नहीं है, बराबर है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। अच्छी बात है, यानी कि अगर ट्राइंगल बनाने वाले जो होंगे वो ये सोचते होंगे कि ट्राइंगल संभव होना चाहिए। हाँ, तो मैंने बोला कि यार ये मेरा 5 है और ये मेरा 7 है, तो मुझे बताओ बी का मान कहां से कहां तक हो सकता है। बोलो 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 भाई, यही तो दिमाग का खेल है, ऐसी थोड़ी ना चलती है पिक्चर। तो गुरुजी आपने जैसा समझाया कि अगर कोई भी भुजा अगर आपको निकालनी है तो उन दोनों के अंतर से तो ज्यादा होगी वो, और उन दोनों के योग से वो कम होगी। यानी कि अगर आपको ट्राइंगल बनाना है तो बी का मान 2 से ज्यादा और 12 से कम रखना पड़ेगा, और अगर आप रख दे रहे हो तो आपका मामला सेट है। तो यानी कि सर कुछ भी रख दूं, हाँ, यानी कि अब 7 रख दूं तो बन गया ट्राइंगल, शर्त लगा लो, देख लो, चाहे 12 7 से ज्यादा है, 7 और 7 14, 5 से ज्यादा है, और 12 ज्यादा ही है और 5 ज्यादा, ठीक, अपने आप बन जाएगा। अच्छा मैं ये पूछता हूं कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं अगर ये 2 भुजाएं हो, तो ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं जो ट्राइंगल बने। तो आप क्या करोगे सर, देखो 3 से आप 11 तक रख सकते हो, काउंट कर लो, 11 माइनस का 3 प्लस का 1, 9 ट्राइंगल बन सकते हैं। ऐसे 9 ट्राइंगल संभव हैं। कितने संभव हैं, 9 ट्राइंगल बन सकते हैं। पेपर में प्रश्न आ जाएगा, ये लिख लेना भाई, मैं बोल रहा हूं ना। हाँ चलिए सर, अच्छा लग रहा है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई देखो मैंने इसकी वैल्यू 5 क्या, मैंने इसकी वैल्यू 8 रख दी, ट्राइंगल पॉसिबल है, अभी तो बताया है, रख सकते हो। लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा है भाई, हाँ मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बोले सर क्या बात आ रही है, ये है कौन सा ट्राइंगल। आप फट से बोल दोगे अरे ये तो विषमबाहु है। मैंने कहा विषमबाहु नहीं पूछ रहा मैं तुमसे, मैं पूछ रहा हूं ये न्यून कोण है, अधिक कोण है या सम कोण है, अब बताओ। तो सर आप सिर खुजाओगे अपना। बोले सर आपने तो बताया नहीं था ऐसा कुछ कि यार न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण को कैसे पहचाने, भुजाओं से तो कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा तभी तो कहते हैं कि भैंस बड़ी नहीं है, अकल बड़ी है। अच्छी बात है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है इनमें, ये है। तो आपने देखा 8 का स्क्वायर 64 और 25 और 49, तो देख रहे हो आप ये ज्यादा आ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो आपका जो ट्राइंगल होगा ना, ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, क्यूट सा। कौन सा ट्राइंगल होगा, क्यूट सा। ओ भाई जे वाई सिंगल, टेक्निकल टीम कॉपी पेस्ट मत करो, टेक्निकल टीम तुम्हें उड़ा देगी। और क्या, वो तो किसी को भी उड़ा सकती है। चलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया, और बढ़ गया एक्यूट एंगल। अगर बराबर हो जाएगा तो राइट एंगल, और लेस देन हो जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ठीक है माय डियर, समझ में आ रहा है ना। आएगा कैसे नहीं भाई, मैं समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए
दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा, एडी का डीबी से रेशो, एई का ईसी से रेशो, और एडी का एबी से रेशो, और एई का एसी से रेशो, और डीई का बीसी से रेशो बराबर होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं तो थेल्स थ्योरम में एक बात याद रखें, बोले सर क्या, एडी का एबी से रेशो, छोटे वाला और बड़े वाला, एई का एसी से रेशो बराबर होगा डीई अपॉन बीसी। ये आपका थेल्स थ्योरम। एक्यूट मतलब न्यून कोण, अरे भाई एक्यूट मतलब होता है न्यून कोण, ये होता है सम कोण, ये होता है अधिक कोण। त्रिभुज के हैं। अगला करेंगे, जैसे कि सर आपने सिखाया भी था हमें कि अगर कोई ट्राइंगल में ये मध्य बिंदु हो जाए तो क्या नियम होता है, तो ये पैरेलल भी हो जाएगा और जो डी होगा ना वो बीसी का आधा हो जाएगा। ठीक है, डी जो होगा वो क्या होगा, बीसी का आधा हो जाएगा, जैसे कि ये लिख रहा। ठीक है, जोरदार तरीके से। चलिए अब मैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, आप कृपया करके मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। अगर समकोण त्रिभुज में मैंने यहां से लंब डाल दिया ऐसे कि ए बी डी, और ऐसे लंब डाला है, ये लंब है ना, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर है, और अगर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता तो ये बीडी क्या होता, कमेंट बताइए भर के, कम ऑन भाई साहब। ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं बोल देता हूं कि सामने वाली भुजा पर मैं डाल रहा हूं और दो बराबर भागों में बांट रही है तो ये बीडी क्या होता, बताओ कौन बताएगा आप में से। रामानंद मिश्रा, रामानंद फॉर्मूला चल रहा है, बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है भाई, तो तुम्हारा तो हो लिया भाई, मेरे से क्या मुंह खुलवा रहे हो तुम्हारा। चलो तो बोले ठीक है, तो वो माध्यिका कहलाती है सर। हाँ भाई ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से कि यार सर ऐसी बात है कि अगर हम कोई ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और बीडी मुझे निकालना हो तो बीडी निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या है, बोलो सर क्या है। तो बीडी बराबर होता है, बीडी स्क्वायर बराबर होता है एडी इंटू डीसी। अरे वाह, पहला तरीका नोट कर लो, ये कहां से आया, यहां से आया सिमिलरिटी लगाने पर। ये पहला तरीका है बीडी निकालने का, अगर निकालने को दिया जाए और ये दे दिया जाए एडी और डीसी। अगर सर कोई और तरीका निकलवाएं तो और तरीके में क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया बराबर करना पड़ेगा, जैसे कि 1/2 आधार बीसी है और ऊंचाई ए बी है, दिख रहा है। और अगर मान लो एसी दे दिया आपको पूरा, बीडी निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी तो एक ट्राइंगल ही है, ये भी एक ट्राइंगल ही है और उनका एरिया बराबर होगा। तो ये आधार एसी हो गया और बीडी हो गया, तो बीडी यहां से भी निकाल सकते हो। तो बीडी निकालने का दूसरा तरीका। और कल को मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई देखो ऐसी बात है, एडी निकालो, एसी दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो एडी कैसे निकालोगे बताओ। तो सर एडी जो निकलेगा ना, एडी जो निकलेगा किस पर, बगल में ए बी है और जिस पर है वो एसी, कर्ण अपॉन कर्ण। इसी प्रकार सीडी कैसे निकलेगा, बीसी स्क्वायर अपॉन एसी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ये पेपर में बहुत काम आते हैं फॉर्मूले, और पेपर में आएंगे, ये 100% है। एक लंब वाला भी होता है जहां आप बीडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर को बता सकते हैं प्लस में लेकर अपॉन। चलिए, अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में समरूप हैं तो उनकी जो उनका जो क्षेत्रफल होगा संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, और जो परिमाप होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब चाहे उसमें रेडियस का रेशो पूछे, चाहे उसमें आपसे पूछे पेरीमीटर का रेशो, चाहे आपसे उसमें पूछे त्रिज्या का रेशो, अंत त्रिज्या बाह्य त्रिज्या, सब का रेशो इसी परिमाप का रेशो भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होगा अगर दो ट्राइंगल आपस में समरूप हैं।
तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर दो ट्राइंगल समरूप हैं तो उनका लंब का, एंगल बाइसेक्टर का, सब का जो होने वाला है वो सब बराबर होता है भुजाओं के। एरिया का होगा वो स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए। कोई भी ट्राइंगल में 3 माध्यिकाएं दे रखी होती हैं, तो माध्यिकाओं से बने अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको पता हो, उसका 4/3 गुणा कर दो बस, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आपको माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है तो उसका 4/3 कर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है सर। कुछ ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं, आगे भी लिखे हैं, उनमें वहां बताएंगे। अब आते हैं व्रत पर। ज्योमेट्री में व्रत की कुछ बातें सुन लीजिए मेरे से। सर व्रत क्या होता है? कभी भी किसी व्रत में 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? मान लो ये जीवा है, इसको कॉर्ड बोलते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। जो व्यास होता है ना, जो केंद्र से होकर गुजरता है, वो सबसे बड़ी जीवा है। सुनते जाओ, बोले सर समझ में आ गया। ठीक है, हाँ। अगर मैं बोलता हूं कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का हमेशा डबल होगा। किसी भी जीवा द्वारा केंद्र के एक तरफ एक चाप के द्वारा बने हुए कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। किसी भी जीवा द्वारा केंद्र के एक तरफ बने हुए दोनों कोण बराबर होंगे अगर परिधि पर बन रहे हैं तो, ऑलवेज। डायमीटर द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर कोई बाह्य बिंदु है और उससे आपने ये सेकंड काट दिया, जो कि व्रत को 2 भागों में मतलब 2 पॉइंट पर काट रहा है, तो ये एक कहानी है हॉस्पिटल वाली। पहले आप बी छोटे हॉस्पिटल पर जाओगे, वो कहेंगे भाई रेफर कर दिया तुम्हें, तो फिर तुम घर आओगे, सामान इकट्ठा करोगे, फिर जाओगे ए पर, तो आपको घर दोबारा आना पड़ेगा। तो पी बी इंटू पी ए, पी डी इंटू पी सी। इसी प्रकार मान लीजिए कि ये काटे नहीं और स्पर्श रेखा बन जाए, तो क्या होता है? हॉस्पिटल वाला कंसेप्ट तो लागू रहेगा, पी ए इंटू पी बी और ये पी टी स्क्वायर। नेक्स्ट, किसी भी व्रत में जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। किसी भी व्रत में केंद्र से जो आपका जीवा स्पर्श रेखा है वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा से 90 डिग्री बनाती है। अगर किसी व्रत के अंदर चतुर्भुज बना दिया और चारों बिंदु चारों कोनों पर हो, तो आमने सामने वाले कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होता है। और यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान है, चक्रीय चतुर्भुज की। आपके किसी भी व्रत में एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया, उसकी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो उसका जो बाह्य कोण होगा वो अपोजिट आंतरिक कोण के बराबर होता है। नोट कर लेना। किसी भी व्रत में बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं डाली जाएं, वो हमेशा बराबर होती हैं। अब इसी पॉइंट को मैं ले रहा हूं, कृपया करके ध्यान से देख लीजिएगा कि इसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने बोल दिया ना, ये समझ लो कि आ गया। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरा वचन ही है शासन। बाहुबली, आइए। मैंने यहां परपेंडिकुलर डाला क्योंकि आपको बताया गया है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा से हमेशा लंबवत होती है। सर अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है। अगर मान लो ये थीटा है अब, तो हमेशा याद रखना कि ये 180 माइनस थीटा होगा। अरे यार ये सही है। तो मैं कहता हूं अगर मैं ए बी को मिला दूं और इस वाले एंगल के बारे में पूछूं तो एंगल ओ ए बी, तो ये हमेशा क्या होगा? θ/2 होगा, याद रखना। तो सर ये वाला भी θ/2 होगा। हाँ, एंगल ओ बी ए। और ये हमेशा याद रखना कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, θ/2 θ/2। ठीक है भाई साहब। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पुष्पेंद्र आगे बढ़ो उससे यार, आगे बढ़ो अब, है ना।
250 करोड़ कमान 1000 करोड़ कमाने के लिए मारा, जिससे कि दूसरी पिक्चर आई। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, एक सर ट्राइंगल में इंटरनल सर्किल और एक्सटर्नल सर्किल की रेडियस कैसे निकालते हैं? आ रहे हैं दिगेश? अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो हम करा देंगे, अगर आप नहीं रुकेंगे तो आप फिर नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, अगर मान लीजिए कि कोई व्रत है और उसके ऊपर एक अब बाहर की तरफ चतुर्भुज बना दिया, तो ये हमेशा कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना, आमने सामने की भुजाओं का योग आमने सामने की भुजाओं के बराबर है। ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, अगर कोई आयत है, मान लो आयत में कहीं भी कोई बिंदु हो, उस बिंदु से प्रत्येक शीर्ष की जो दूरी है, जैसे कि यहां बिंदु मैंने मान लिया, तो ओ ए स्क्वायर और सामने वाले का उसके साथ में जोड़ा बनेगा, ओ ए और ओ सी। देख लो, ओ ए और ओ सी एक साथ हैं, उनका योग स्क्वायर करके ओडी प्लस ओबी के स्क्वायर के बराबर होता है। स्टार बना लेना, पेपर में प्रश्न आ सकता है। कैसे आएगा कि किसी आयत में कहीं पर भी एक बिंदु है, उस बिंदु से ए शीर्ष की दूरी इतनी है, बी शीर्ष की दूरी इतनी है, सी शीर्ष की दूरी इतनी है, तो डी वाले की निकालिए। तो क्या करोगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, सामने सामने वालों की एक साथ, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर निकाल लोगे, बस पता होना चाहिए। चलिए, किसी भी समचतुर्भुज में, मेरा फेवरेट तुम्हारा फेवरेट, इस दुनिया का सबका फेवरेट, किसी भी समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एग्री? बिल्कुल एग्री। और दोनों विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। बहुत बढ़िया। विकर्ण आधा आधा भी हो जाता है। बहुत बढ़िया। ट्रिपलेट भी बना लेते हैं। बहुत बढ़िया। रिलेशन क्या है सर? एरिया निकालोगे तो दोनों विकर्णों के गुणनफल का बटे 2। ठीक है। विकर्ण का भुजा से क्या संबंध है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है 4a स्क्वायर। हाँ, ये लिख लो। ठीक है। चलिए, अगर मान लो कि कोई रोम्बस दे दिया आपको और उस रोम्बस में एंगल दे दिया थीटा, तो एरिया क्या होगा बताओ? तो a स्क्वायर साइन थीटा होगा। भुजाओं के बीच का जो कोण है तो a स्क्वायर साइन, नोट कर लेना, ये भी रोम्बस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। हाँ, चलिए, समांतर चतुर्भुज की मैंने बात की आपसे, समांतर चतुर्भुज की बात करी पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज में एरिया क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है। नोट कर लेना भाई, फिर मत कहना पेपर में नहीं आया मेरे से सर, मैं तो करना चाह रहा था। आएगा पेपर में ये चीज, है ना। आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है। और विकर्णों का कोई संबंध है? इसमें भी विकर्ण अलग अलग होते हैं, इसमें भी जो डायगोनल होते हैं ना वो अलग अलग ही होते हैं। हाँ, लेकिन रिलेशन क्या होता है? भुजाएं अलग अलग होंगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 टाइम्स, वहां 4 आ गया क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। यहां 2 आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लो यार इनको। चलिए, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं सर? समलंब चतुर्भुज। एरिया क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। अगर उनके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर कोई एक लाइन डाल दी जाए तो वो दोनों समांतर भुजाओं के योग का आधा हो जाती है। कोई भी त्रिभुज दुनिया में बना है, अगर इस त्रिभुज की अर्ध परिमाप की बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और अगर मैं बोलूं कि मुझे इसकी अंत त्रिज्या निकालनी है तो वो होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। हमेशा याद रखना, परित्रिज्या क्या होगी? ए बी सी तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 गुणा क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बच्चा कह रहा है सर मेरा एग्जाम सिटी इनकरेक्ट डिटेल बता रहा है। तो भैया मैंने अंशु मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने लिंक भी डाला है, हेल्प डेस्क नंबर भी है, तो हेल्प डेस्क पर जाकर संपर्क कर लें, है ना। आरआरबी ने अपना हेल्प डेस्क भी डाला है, ठीक है, कोई दिक्कत आए तो। और समबाहु त्रिभुज में अगर मैं बात करूं तो छोटी त्रिज्या क्या हो जाएगी? a अपॉन 2√3,
बड़ी त्रिज्या क्या हो जाएगी, परित्रिज्या a बटे √3। ये समबाहु त्रिभुज के लिए है, ये हर त्रिभुज के लिए है। और राइट एंगल ट्राइंगल में बात करा जाए तो परित्रिज्या क्या हो जाएगी, कर्ण का आधा, और अंत त्रिज्या क्या हो जाएगी, a प्लस बी माइनस सी बटे 2, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ये मैंने बता दिया। ट्रिपलेट के बारे में जान लो, 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, 9 12 15 12 16 20। फिर उसके बाद अपना आता है कितना, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 7 24 25, है ना। और उसके बाद 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 48 55 73, 119 120 169, 28 45 53। ये सबसे बेस्ट ट्रिपलेट हैं जो आपके पेपर में काम आएंगे। कब काम आएंगे सर, ये जब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। हाँ सर एनटीपीसी के, हाँ मैं करा रहा हूं ना, 5:30 बजे एनटीपीसी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, उनमें से क्वेश्चन आएंगे भाई सीबीटी 1 वाले में। चलिए अब आगे चलें, फटाफट फटाफट कैसे में, 5:30 बजे भी तो क्लास है। पॉलीगन के बारे में जानते ही हो आप कि अगर n सभी पॉलीगन के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बटे n कर दो भाई, n-2 180 ले लो, बटे n कर दो। प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 बटे n कर दो। विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू n-3/2। आई बात समझ में भाई, जोरदार तरीके से खींच के लाइक शेयर कर दीजिए भाई, है ना। सर 5:30 बजे क्लास है ना भाई, बोल तो दिया। चलिए एरिया ऑफ पॉलीगन कितना हो जाएगा, अगर आपको एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना है तो na²/4 cot 180 बटे n। ठीक है, चलिए ये हमने कर ही लिया सारा, टेंजेंट वेंजेंट वाला कंसेप्ट, है ना। ये हो गया PT²। हाँ ये अपने अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम पढ़ लेना आप अपने, जहां पर ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइन रूल क्या होता है, A/sin A, B/sin B, C/sin C बराबर 2R। यानी कि एक ट्राइंगल की बात हम कर रहे हैं और उस ट्राइंगल में मैंने बोल दिया कि वो ट्राइंगल ABC है, उसके सामने की भुजा A, B और C, एंगल ये रहा, B ये रहा और C ये रहा। एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो A उसके सामने का एंगल साइन A, B/sin B, C/sin C बराबर 2R। और यहां R जो है वो परित्रिज्या है। लिख लो भैया, लिख लो, हर चीज लिख लो, छोड़ना मत कुछ भी। ठीक है, चलिए कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, cos A बराबर B² प्लस C² माइनस A²/2BC। अगर जैसे मान लो इनके बीच में कोण दे दिया तो A² प्लस C² माइनस का B²/2AC ऐसे होगा। तो cos B बराबर A² प्लस C² माइनस का B²/2AC। ये कोसाइन रूल बड़ा काम का है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि अगर 30-60 वाला कोण हो तो अगर x है तो दूसरा √3x होगा और 90 डिग्री के सामने 2x होगा। 45-45 वाला हो तो ये x होगा, ये x होगा, तो ये √2x होगा। और अगर 30-30 120 हो तो ये x होगा, ये भी x होगा और ये √3x होगा। ठीक है, चलिए हाइट एंड डिस्टेंस हमने कर ही लिया, h बराबर √AB, है ना, ये भी हमने कर ही लिया है। अब आते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पर। आपने बचपन में पढ़ा हो, बचपन में क्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का जो होता है, जो जैसे कि मान लो ये वाली निकालनी है आपको, अनुप्रस्थ, इस वाली को कहते हैं अनुप्रस्थ। डायरेक्ट वाली को क्या बोलेंगे आप, अनुप्रस्थ। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसमें कुछ नहीं करना,
केंद्रों के बीच की दूरी ले लो, माइनस तो आएगा ही आएगा, देखो दोनों फॉर्मूले में। अगर आप डायरेक्ट निकाल रहे हो तो आप हमेशा याद रखना माइनस वाला लेना है, और अगर आप ट्रांसवर्स निकाल रहे हो तो हमेशा याद रखना प्लस वाला लेना है, बस। ये अनुप्रस्थ होता है और ट्रांसवर्स वाले को बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अगर हिंदी में दिक्कत आए तो बता रहा हूं, है ना, अनुदैर्ध्य। तो आप कैसे याद रखेंगे सर? डी, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर तो आएगा ही, माइनस तो आएगा ही। रेडियस का पता नहीं चलता सर, तो मैंने कहा डायरेक्ट है ना, ट्रांसवर्स तो लंबा है। अगर कोई चीज ऐसे ऐसे देखोगे तो आपको दिखेगा यार कितना लंबा है, डायरेक्ट देख रहे हो, डायरेक्ट ट्रांसवर्स। तो आपको जब ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे इतना लंबा जा रहा है लाइन, तो R1 प्लस R2 वाला केस है। और डायरेक्ट मतलब यार R1 माइनस R2 छोटा, ऐसे दिमाग में रख सकते हो, बाकी कोई लॉजिक तो पूरा अलग चलता ही है इसका। चलिए, ये क्रॉस लैडर है जहां आपके 3 ऐसे पोल खड़े कर दिए और बीच वाले पोल की निकाले, तो 1/z बराबर होगा 1/x प्लस 1/y, जब तीनों आपस में पैरेलल होंगे। ये आ सकता है, आए तो बता देना, ठीक है। चलिए, है ना, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, जहां पर अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी और अपॉन बी डी, ए बी का ऐसे लिख सकते हो, ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा वो बी डी और डी सी के बराबर होगा। ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, और जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को काटें तो 5BC स्क्वायर बराबर होता है जिस पर गया है AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, बाकी इक्विलेटरल ट्राइंगल का है। अब आएगा ट्रिग्नोमेट्री। हमने ज्योमेट्री पूरा रिवीजन कर लिया, अब जो अगला मैं लूंगा फॉर्मूला रिवीजन, उसमें ट्रिग्नोमेट्री हम खत्म करेंगे, अर्थमेटिक खत्म कर देंगे। अर्थमेटिक छोटा है, यही बड़े होते हैं बस। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगले फॉर्मूले रिवीजन में। तो मैंने 2 फॉर्मूले रिवीजन करा दिए हैं। अभी 5:30 बजे क्लास है, उसमें मिलते हैं, जहां मैं बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं एनटीपीसी वाले। सबको लेनी है ये क्लास, कोई भी बच्चा मिस ना करे, ठीक है। चलिएगा, रात को ज्योमेट्री होगी। अब फिर नाटक मत करना, बहुत बढ़िया तरीके से हम ज्योमेट्री खत्म करेंगे एक ही वीडियो में। मैथ का महामुकाबला होगा ही, आपको पता ही है। लाइक शेयर सेशन को कर दीजिए जोरदार तरीके से। कैसा लगा सेशन? ये तुम्हारे लिए मेहनत हो रही है, कोई और तो आ नहीं रहा है मेहनत करवाने तुम्हें, है? मैं तब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। मेरे साथ अगर नए बैच में जुड़ना है तो मस्त ऑफर आ चुका है, साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाओ। अगस्त 12 से पहले मेरा नए बैच में रैंकर्स बैच आ रहा है मेरा, जिसमें मैं कंप्लीट मैथ कराऊंगा। ये मेरी बुक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अवेलेबल है। एसएससी एग्जाम्स पे जाना, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना और साहिल 10 लगा देना। लगाकर अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा। आस्क के डाउट, रेज एंड सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसकी, ठीक है। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, आप रिवाइज कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। मस्त लगाना। अभी मिलते हैं, सब लोग तैयार है ना? अभी चाय वाय पी लो, मिलते हैं अभी आपको 5:30 बजे। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।